हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 क्लास 9 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। नाउ ये वीडियो आपके अपकमिंग सोशल साइंस पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम इस पार्ट में करेंगे पूरा सेक्शन है। सो लेट्स बिगिन विद सेक्शन है MCQ टाइप क्वेश्चंस। Now, section A का first question, which of the following is included in the primary sector? Now, अब रिकॉल करते होगी कि जो इंडियन इकोनॉमी है इट इज स्प्लिट इनटू 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और जो प्राइमरी सेक्टर है इट प्राइमरली डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऑलराइट, सो प्राइमरी सेक्टर का एक दूसरा नाम भी है। क्या है वो? इट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसका ये सेकेंड नेम इसलिए है बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज, नॉट मोस्ट बट मैनी ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटेड टू दिस सेक्टर आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ऑफ कोर्स ऐसी कुछ एक्टिविटीज हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर सच एज माइनिंग, लेकिन मैनी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। सो इनमें से ऐसी कौन सी एक्टिविटी है विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर? इट इज पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि उन बर्ड्स की फार्मिंग विच प्रोवाइड अस विद मीट एंड एग्स, जैसे कि चिकन हो गया या टर्की हो गया, वैसे टाइप की बर्ड्स की फार्मिंग को, रियरिंग को फॉर देयर मीट एंड एग्स, इसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। सो दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, दस इट बिलोंग्स इन द प्राइमरी सेक्टर। फिर क्वेश्चन 2, विच कंट्री वॉज डिफीटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड वॉर 1, उसमें 2 पावर्स थी। एक तो थी दे वर दी एलाइड पावर्स एंड दी सेंट्रल पावर्स। और जो सेंट्रल पावर्स थी उसमें थी जर्मनी, जिसको उस टाइम में बोलते थे वेमा रिपब्लिक। तो इनमें से कौन सी पावर थी विच वॉज डिफीटेड? दे वर दी सेंट्रल पावर्स, ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ जर्मनी। और जो जर्मनी थी उस टाइम में उसको वेमा रिपब्लिक बोला जाता था। नाउ जब जर्मनी डिफीट हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को साइन किया गया था एंड इट कॉज डीप ह्यूमिलिएशन फॉर जर्मनी एंड इट्स पीपल। क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस थी, अंडर इट्स कंडीशंस जो जर्मनी थी उसको 13% ऑफ इट्स लैंड एंड अबाउट 12% ऑफ इट्स पॉपुलेशन देनी थी टू द एलाइड पावर्स। उसके साथ इट ऑल्सो लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, और बहुत सारी जो रिसोर्सेज थी पर्टिकुलरली आयरन एंड कोल, वो सारी भी लूज कर गई। इसके साथ जो जर्मनी थी इट वाज फोर्स्ड टू पे वॉर रेपरेशंस। जो भी डैमेजेस जर्मनी ने करे थे इट वाज फोर्स्ड टू पे फॉर दोज डैमेजेस अबाउट $6 बिलियन, अबाउट 6.6 बिलियन पाउंड्स इतने पे करने थे। और साथ में जो उनका रिसोर्स रिच राइनलैंड था उन्होंने वो भी लूज़ कर गया। और फाइनली जो जर्मनी की मिलिट्री थी इट वाज आल्सो डिमिलिटराइज। सो इट वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट ह्यूमिलिएशन फॉर जर्मनी। नाउ इसकी सुंदर जो एडोल्फ हिटलर था विच लेड द नाजी पार्टी, ही वाज इन्फ्यूरिएटेड, और उसकी वजह से उसने नाजी पार्टी को लीड करा। और आप बाकी सब तो जानती होगी उसने क्या क्या करा। सो कौन सी कंट्री डिफीट हुई थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? इट वाज जर्मनी। फिर थर्ड, द रिवर नर्मदा हैज़ इट्स सोर्स एट। जो नर्मदा रिवर है उसकी सोर्स किधर है? इट इज़ इन अमरकंटक विच इज़ इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। फिर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाइस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? नाउ इसका आंसर चेरापूंजी नहीं, इट इज़ मौसनेरम। जो चेरापूंजी था इट प्रीवियसली हेल्ड द रिकॉर्ड ऑफ द वेटेस्ट प्लेस, वेटेस्ट मतलब सबसे गीला प्लेस, वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ with the highest rainfall, लेकिन it has been dethroned by Mosnerum। पहले चेरापूंजी हुआ करता था but now it is Mosnerum which is a small village in Meghalaya and the amount of rainfall it receives per year is 1187 centimeters। इतना सारा रेनफॉल रिसीव करता है Mosnerum। So it is the place which receives the highest rainfall in the world. फिर 5, what was the slogan coined by Hitler when he followed his aggressive foreign policy? Now जो हिटलर था वो प्लान करता था कि वो
कॉन्कर करे, जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी थी, अंडर इट ही प्लान टू कॉन्कर मच ऑफ ईस्टर्न यूरोप नाउ विच इंक्लूडेड पोलैंड। जो पोलैंड था, ही कॉन्कर्ड, ही वॉज एबल टू कंट्रोल मच ऑफ इट। ठीक है, तो जो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी थी, जिससे वो अपनी इन एक्शंस को जस्टिफाई करता था, इट वाज वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। जो हिटलर था, ही बिलीव्ड कि जो बाकी सारी कंट्रीज है ना, जैसे कि पोलैंड है, उनमें भी कुछ आर्यन लोग हैं। जो हिटलर बिलीव करता था कि उसकी जो रेस है, जो वाइट यूरोपियन लोग हैं जो जर्मनी में रहते हैं, दे वर सुपीरियर एंड दे वर कॉल्ड द आर्यन पीपल। सो हिटलर बिलीव करता था कि जो बाकी सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि पोलैंड, वहाँ पर भी कुछ आर्यन लोग रहते हैं। सो ही प्लान्ड टू इन्वेड एंड कॉन्कर पोलैंड एंड अदर सच कंट्रीज सो दैट ही कैन यूनाइट दोज पीपल विद जर्मनी। इसलिए इसका स्लोगन था वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। एक टाइप के लोग, एक एम्पायर और एक लीडर। एक टाइप के लोग मीनिंग द आर्यंस, एक एम्पायर मतलब जो नाजी जर्मनी थी वो वाला एम्पायर, एंड वन लीडर इज हिटलर। सो दिस वाज द स्लोगन व्हिच व्हेन ही फॉलोड हिज अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। फिर सिक्स, द जदीदिस्ट्स वर दोज हु। ना जो जदीदिस्ट है वो कौन से टाइप के लोग थे? द जदीदिस्ट्स वर दोज हु वर मुस्लिम रिफॉर्मर्स इन रसिया। जो जदीदिस्ट लोग थे वो मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, जो वो चेंजेस लाना चाहते थे इन द सिस्टम इन रसिया, एंड दे वर मुस्लिम, उनकी रिलीजन थी इस्लाम। सो दे वांटेड टू ब्रिंग अबाउट मेनी चेंजेस सच एज एजुकेशन, उसको भी इंक्रीज करना चाहते थे, उनमें एक्स्ट्रा स्ट्रेस देना चाहते थे एजुकेशन में, वुमेन्स राइट्स, ये सब कुछ। फिर सेवन, असर्सन रीजन्स। नाउ हिली रीजन, असर्सन है, हिली रीजन हैज़ रगड टेरेन इन कंट्रास्ट विद द प्लेन्स। नाउ रगड का मतलब कहते हैं, रगड का मतलब होता है रफ, रफ मीनिंग कि बार बार ऊपर नीचे होता जाता है। सो यहाँ पे लिख रखा है जो हिली रीजन है, इट हैज़ अ रगड टेरेन इन कंट्रास्ट विद द प्लेन्स। ना ये असर्सन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। जो प्लेन्स हैं वो रिलेटिवली फ्लैट होती है ऐसे, ऑलराइट, दे आर रिलेटिवली फ्लैट। लेकिन जो हिली रीजन्स होते हैं वो काफ़ी रगेड होते हैं। एक स्मॉल हिल, फिर एक बड़ा माउंटेन आ जाता है, फिर वापस से एक डीप वैली आ जाती है और वापस एक माउंटेन आता है। सो दे आर इंडीड रफ, ये ऊपर भी होते रहते हैं नीचे भी होते रहते हैं। सो इट इज़ करेक्ट दैट हिली रीजन्स आर रगेड, especially when we contrast them with the plain. फिर रीज़न है दिस एरिया हैज़ माउंटेन्स एंड वैलीज विच मेक इट्स टेरेन रगेड। ये भी करेक्ट है, जो हिली रीजन्स है दे हैव माउंटेन्स एंड वैलीज। इनके पास माउंटेन्स भी है जो इतने बड़े होते हैं, और दे ऑल्सो हैव वैलीज विच आर द एरिया बिटवीन द टू माउंटेन्स। सो इनकी प्रेजेंस की वजह से द हिली रीजन टेरेन इज रगेड। सो असर्सन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन भी बन रही है। सो इसका आंसर क्या आएगा? इट विल बी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये ऑप्शन है। फिर 8, रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑन 3 March 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड एंड गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट। साइडलाइन का मतलब इग्नोर करना। इट गेव हिटलर पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। रूल बाय डिक्री का मतलब जैसे भी वो चाहता है, चाहे वो लॉज को फॉलो ना करे, वो वैसे भी रूल कर सकता है, उसकी मर्जी है, उसको कैसे भी रूल करना है। ठीक है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी पार्टी है, इट वॉज द पार्टी दैट हिटलर रूल्ड, ओके, एंड इट्स एफिलिएट्स। The state established complete control over the economy, media, army, and judiciary. Judiciary मतलब वो political body which passes the laws. With the reference to the given information, choose why was the famous enabling act passed. Now ये सब कुछ कब हुआ था? जब हिटलर चांसलर बना था जर्मनी का। तो चांसलर बनने के बाद उसने इनेबलिंग एक्ट को पास करा था, जी वजह से सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस बैंड हो गए थे विद द एक्सेप्शन ऑफ नाजी पार्टी और उसके एफिलिएट्स, और साथ में स्टेट को वेरियस मैटर्स में कंट्रोल मिल गया था। सो जो ये इनेबलिंग एक्ट था, इट वाज आल्सो असिस्टेड विद द फायर डिक्री इन जर्मनी। ऑल्दो ये ऑप्शन सी जो है ये इनकरेक्ट है,
The reason the enabling act was passed was not to establish the fire decree in Germany. ये जो जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में फायर हुआ था, ऑल्दो इट डिड असिस्ट, जो फायर ब्रेकआउट हुआ था पार्लियामेंट बिल्डिंग में, उसने मदद की थी फॉर हिटलर टू एस्टैब्लिश द थिंग दैट ही वांटेड. सो किस रीजन की वजह से इनेबलिंग एक्ट को पास किया? इट वाज टू एस्टैब्लिश अ डिक्टेटरशिप इन जर्मनी. जब हिटलर पावर में आया था तो ही ओवरथ्रू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिश्ड अ डिक्टेटरशिप. सो ऑप्शन डी करेक्ट होएगा. फिर क्वेश्चन 9, विच विंड प्रिवेल्स इन इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर सीजन. जब कोल्ड वेदर यानी कि विंटर सीजन होता है तब इंडिया में कौन सी टाइप की विंड्स आती है? दे आर दी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स. दे आर द टाइप ऑफ विंड्स दैट प्रिवेल इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर. So 10, read the information given below and select the correct option. Most of the men and women in the 18th century could not read or write. So images and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas. Which of the following was a symbol of royal power? Now, फ्रेंच रेवोल्यूशन से कुछ समय पहले या फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइम में 18th सेंचुरी, मोस्ट पीपल वर इलिटरेट, मीनिंग कि वो रीडिंग भी नहीं कर सकते थे और राइटिंग भी नहीं कर सकते थे. सो जो इमेजेस हैं, इमेजेस एंड सिंबल्स, बोला जाता है ना कि जो एक इमेज है इट कन्वेज 1,000 वर्ड्स, और ये स्पेशली हेल्पफुल था उन लोगों के लिए विच वर इलिटरेट. सो जो इमेजेस एंड सिंबल्स थे दे वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट आइडियाज. सो कौन सा सिंबल था विच सिंबलाइज रॉयल पावर और रॉयल्टी? सो रॉयल्टी, किंग्स एंड क्वींस को कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता था? इट वाज द स्केप्टर. जो स्केप्टर सिंबल था इट सिंबलाइज्ड द रॉयल पावर और रॉयल्टी. ओके, जो स्केप्टर था इट वाज अ सिंबल दैट सिंबलाइज्ड द रॉयल पावर. ऐसा क्यों था? बिकॉज इट वाज फ्रीक्वेंटली wielded बाय द रॉयल्टी. द किंग्स एंड क्वींस जो थे दे हैड द स्केप्टर. सो इसकी वजह से इट वाज द सिंबल यूज्ड टू डिनोट द रॉयल पावर in France. Okay. फिर 11th, which of the following is true with reference to right to freedom of religion? जो right to freedom of religion है इसमें ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है इसके रेफरेंस के बेसिस में? सो ए, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ही स्लैश सी बिलीव्स इन. प्रोफेस का मतलब प्रैक्टिस करना, द राइट टू प्रोफेस, और प्रोपगेट का मतलब अपनी रिलीजन को बढ़ाना. मतलब चाहे तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस करते हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, कोई भी रिलीजन तुम प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारे पास एक राइट है कि तुम उसको प्रैक्टिस कर सको और तुम्हें बढ़ा सको. ऑल राइट. सो एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ही स्लैश सी बिलीव्स इन. तो जो स्टेटमेंट ए है ये करेक्ट है. हमें स्टेटमेंट बी है, ऑल आर फ्री टू सैक्रिफाइस एनिमल्स as offerings to supernatural forces or gods. Now यहाँ पे लिख रहा है कि जो लोग हैं they are free to sacrifice the animals as offering to the supernatural forces या gods. Alright, supernatural मतलब relating to God, ठीक है, जैसे कि angels हो सकती हैं. So ये जो है ऑप्शन बी, जो स्टेटमेंट बी है ये इनकरेक्ट है. दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें एक कैविएट है, एक कंडीशन है विच इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. मतलब जो स्टेट है इट हैज द राइट टू इंटरवीन इन वन रिलीजन प्रैक्टिसेस फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. ऑलराइट, जैसे कि जो आप चीज़ कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, अगर वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है या अगर वो हेल्थ पर्पसेस के लिए या मोरल पर्पसेस के लिए बेकार है, सो जो स्टेट है दे हैव द राइट टू इंटरवीन इन सच प्रैक्टिसेस. सो ऑल्दो जो ए है ये करेक्ट ऑप्शन है, जो बी है, बी ऑप्शन बी, ये इनकरेक्ट है. सो इसका आंसर होएगा, इसका करेक्ट आंसर होएगा ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स. ओके, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स. फिर क्वेश्चन 12, विच क्लास मेजोरिटी हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन. मीगर मतलब कम, और क्लास मेजोरिटी का मतलब कि जो ये लोग हैं दे फॉर्म a big part of the population. They form a big part of the population of any given country.
सो ऐसी कौन सी मेजोरिटी है जिनके पास कम एजुकेशन है और लो स्किल फॉर्मेशन है? इट इज वुमेन। जो हमारी सोसाइटी है, इट प्लेज अ मेजर रोल इन दिस। ये जो सोसाइटी है, दे ऑफ्टन डू नॉट वैल्यू द एजुकेशन ऑफ वुमेन। इसलिए जो बहुत सारे लोग हैं, खासकर रूरल एरियाज में जो खुद ही अनएजुकेटेड लोग हैं, दे ऑफन डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन, द गर्ल चाइल्ड, टू स्कूल्स। और साथ में लो स्किल फॉर्मेशन। स्किल फॉर्मेशन मतलब द स्किल्स नेसेसरी टू वर्क अ जॉब। ना हमारी सोसाइटी में जो वुमेन है, दे आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू वर्क इन द हाउस होल्ड, वो हाउस होल्ड चोर्स करें। और जो मैन है, ही इज एक्सपेक्टेड टू गो आउट एंड वर्क एंड गेट द इनकम विद द वेजेस। सो इस रीजन की वजह से वुमेन को एजुकेशन भी कम मिलता है, और उसके साथ साथ दे आर नॉट इनकरेज टू इंक्रीज द स्किल्स। सो और जो वुमेन है, दे ऑल्सो फॉर्म अ मेजोरिटी इन आर सोसाइटी। सो इन रीजन की वजह से वुमेन हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। तो ऑप्शन डी वुमेन करेक्ट रहेगा। फिर 13, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ना जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये स्टेटमेंट्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना आएगा। सो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर रहेगा ऑप्शन सी, 3, 2, 4, 1। सबसे पहले जो जेट स्ट्रीम्स हैं, दे फॉर्म ओवर वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया मतलब जो मिडिल ईस्ट है, जैसे कि अरेबियन कंट्रीज है, वहाँ पे दी जेट स्ट्रीम्स फॉर्म ओवर वेस्ट एशिया एंड ब्लो ओवर ईस्ट। जो इंडिया है वो ईस्ट एशिया में कंसिडर्ड है। जनरली वेस्ट एशिया कंपेरिजन में वो ईस्टर्न साइड में। सो दे ब्लो ओवर टू द ईस्टर्न साइड, और उसके साथ साथ दे ऑल्सो अफेक्ट द वेस्ट एशियन कंट्रीज एज वेल। सो दे ब्लो ओवर ईस्ट, तो थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट आएगी। फिर सेकंड स्टेटमेंट, द डस्ट स्टॉर्म क्रिएट डिस्टर्बेंसेस इन द प्रेजेंट विंटर वेदर ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे इस टाइम में एक विंटर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन चलता है। लेकिन जो ये विंड, जो ये जेट स्ट्रीम्स हैं, ये ब्लो ओवर ईस्ट साइड करती है और ये डस्ट स्टॉर्म्स को क्रिएट करती हैं, विच क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द नॉर्थन इंडिया। फिर फोर्थ, जो वेरी हाई माउंटेन्स हैं, दे रिसीव सम रेन विच इज यूजफुल टू दी राबी क्रॉप्स। लेकिन इसके साथ साथ जो अनसीजनल रेन डैमेज है, जो ये समय है विंटर वेदर का, ये ऑफ्टन अनसीजनल भी होता है, क्योंकि विंटर वेदर में जनरली रेन नहीं होती। सो अनसीजनल रेन होती है, जिसकी वजह से कुछ क्रॉप्स जो है वो डैमेज भी हो जाते हैं। इसलिए जो ऑप्शन सी है, 3, 2, 4, 1, ये करेक्ट ऑर्डर है। ओके। फिर 14, वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी began forming associations to fight for better living and working conditions. They set up funds to help members in times of distress and demand a reduction of working hour and right to vote. In Germany, these associations worked with the SPD and helped it win parliamentary seats. SPD की फुल फॉर्म क्या है? It is the Social Democratic Party in Germany. फिर 15, which of the following is not playing a role in food security? ना इनमें से कौन सा फूड सिक्योरिटी में रोल नहीं प्ले करता? इसको, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले हमें इन सारी टर्म्स का मतलब जानना चाहिए। ना कोऑपरेटिव तो आप सब जानते रहेंगे, सो मैं उसका बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन पीडीएस, पीडीएस का नाम क्या होता है? इट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो पीडीएस है उसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके। तो जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, it is responsible for distributing food grains to the more impoverished sectors of the society. जो impoverished मतलब poorer sections of society हैं, they are given food grains by public distribution system, all along with other essential food, other essential household items such as sugar हो गया, ये kerosene oil, ये सब weaker sections of society को किससे मिलता है? By the public distribution system through राशन शॉप्स। फिर जो FCI है, इट इज दी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इट इज दी फूड कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। FCI की फुल फॉर्म है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड इट ऑल्सो प्लेज अ बिग पार्ट इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया।
जो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्रेन्स एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज ग्रेन्स, दीज फूड क्रॉप्स. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ना अब हम चले जाते हैं आरबीआई में, और आप इसकी फुल फॉर्म पहले से ही जानते हो कि इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जो आरबीआई है, इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो ऑब्वियसली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इट इज नॉट रिलेटेड टू प्ले, इट डज नॉट प्ले एनी रोल इन फूड सिक्योरिटी सिचुएशन इन इंडिया. जो आरबीआई है उसका कोई भी रोल नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इंस्टेड इट्स मेन पर्पस इज द प्रिंटिंग ऑफ बैंक नोट्स एंड द लाइक्स. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट प्ले अ रोल इन फूड सिक्योरिटी. इन जो कोऑपरेटिव्स हैं, जैसे कि वो है, कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल हो सकता है अमूल. ठीक है, अमूल जिसका मिल्क प्रोडक्ट्स पीते हो आप, लेते हो. सो जो अमूल है वो एक कोऑपरेटिव बना देते हैं. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें राशन शॉप्स हैं. ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसमें ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, स्टोरेज और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेन्स का, ये सब रिलेटेड टू है टू फूड सिक्योरिटी सिचुएशन इंडिया में. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसमें कुछ खास रिलेशन है नहीं. इसलिए जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये करेक्ट ऑप्शन है. सो ऑप्शन डी, आरबीआई इज नॉट प्लेइंग एनी रोल इन फूड सिक्योरिटी. फिर 16, identify the type of unemployment with the help of the given clues. So in this type of unemployment, people appear to be employed. This usually happens among family members engaged in agricultural activity. The work requires the service of 5 people but engages 8 people. 3 people are extra. 3 people are extra. The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline. Now आप जानते हैं कि types of unemployment, there are 3 main types. सबसे पहला है educated unemployment, in which educated people with degrees are not able to attain jobs. फिर second है seasonal employment, in which people are unable to get jobs for certain times in an year. और last है disguised unemployment, in which people appear to be employed but are usually not adding any productivity to the work done. So ये किस चीज़ का केस है, यहाँ पे लिख रखा है 3 people are extra. The contribution made by the 3 extra people do not add any contribution to 5 people or to the work of 5 people. If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline. अगर इन 3 people को हटा दिया जाए तो जो फील्ड की प्रोडक्टिविटी है वो सेम रहेगी. और कन्वर्सली अगर इन 3 पीपल को ऐड कर दिया जाए तब कुछ इंक्रीज नहीं आएगा प्रोडक्टिविटी में. सो जो ये 3 पीपल है, दे आर इसेंशियली अ वेस्ट. इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है. जो काम जो 8 लोगों से हो सकता है वही सेम काम 5 लोगों के साथ हो सकता है. तो दिस इज अ केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. ऐसा लग रहा है कि ये 3 एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं लेकिन इनके वर्क की वजह से कोई भी प्रोडक्टिविटी ऐड नहीं हो रही. So this is a case of disguised unemployment. For 17, which of the following yojana provides additional central assistance to states for basic services such as primary education, health, etc. It is PMGY, जिसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्राम दयाया योजना, ऐसा कुछ. So that is the full form of PMGY and it offers services such as primary education, health, etc. फिर 18, द एडवांटेज ऑफ ओपनिंग द सुएज कैनाल टू इंडिया. इसका एडवांटेज क्या आएगा? इट इज इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड स्पेशली बाय शिप. जो शिप्स है, जो सुएज कैनाल है वो एक तरह से इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के बीच में रफली इतना ही एरिया है. ठीक है, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है. तो प्रीवियसली जब सुएज कैनाल नहीं थी तो जो इंडियन शिप्स थे, इंडियन शिप्स, उनको ट्रैवल करना था अराउंड द इंटायरिटी ऑफ अफ्रीका, तब दे कैन रीच यूरोप. लेकिन जब से सुएज कैनाल खुल गई तो जो इंडिया का डिस्टेंस है फ्रॉम यूरोप, इट हैज़ बिन रिड्यूस्ड, क्योंकि वो डायरेक्टली जा सकते हैं यूरोप में. इसलिए जो इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बिन रिड्यूस्ड, दिस इज द एडवांटेज ऑफ ओपनिंग
द सुएज कैनाल इन इंडिया। ना अगर आप वंडर करते होंगे कि जब यूरोप और इंडिया के बीच में डिफरेंस जो डिस्टेंस है वो कम होगा तो इसका फ़ायदा क्या होगा? वेल इट इज़ ड्यू टू ट्रेड पर्पसेस, और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, और साथ में थोड़ा सा टूरिज्म के लिए भी, क्योंकि अगर डिस्टेंस कम होएगा इंडिया टू यूरोप तो फिर जो ट्रेड्स हैं और जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है ऑफ शिपिंग है जो आइटम्स की, उनका भी टाइम कम होएगा। और उसके साथ साथ जो टूरिस्ट हैं अगर वो बाई शिप जा रहे हैं, तो ज़्यादा जल्दी यूरोप पहुंच पाएंगे या इंडिया पहुंच पाएंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। For 19, which program of the government provides compensation to unemployed if he fails to get 100 days of unemployment for a year? इनमें से कौन सा गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो कंपनसेशन प्रोवाइड करता है टू अनएम्प्लॉयड इफ दे फेल टू गेट 100 डेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? इट इज एनरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको बाद में मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना दिया गया था। अंडर दिस एक्ट जो गवर्नमेंट है दे गारंटी 100 days of rural employment, and if they fail to get such, and if the government जो है अगर वो गवर्नमेंट है अगर वो फेल करती है इन प्रोवाइडिंग 100 days of unemployment तो कंपनसेट करती हैं द अनएम्प्लॉयड पर्सन टिपिकली बाय ऑफरिंग लाइसेंसेस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। लाइसेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि उनको कुछ कहा नहीं जाएगा अगर वो अनएम्प्लॉयड है। और उसके साथ साथ तो जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है ये दिया जाता है if the government fails to provide 100 days of work. But 20, the year 1904 was particularly bad one for Russian workers. Prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. Now यहाँ पे जो real wages है उसको हम बोल्ड करते हैं, मतलब ये important है। Declined by 20%. The membership of workers association rose dramatically when 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Deputy Law of Iron Works. There was a call for industrial action. What do you mean by real wages? ना जो real wages है इनका मतलब क्या होता है, ये 2 बार यूज किया गया है इस पूरे पैराग्राफ में एंड इसको बोल्ड भी रखा है। तो रियल वेज का मतलब क्या होता है? इट सबसे पहले 2 टाइप की वेजेस होती है एक तरह से, एक होती है स्टैंडर्ड वेज और रियल वेज। जो स्टैंडर्ड वेज है वो अमाउंट ऑफ मनी विच इज गिवन, ठीक है, कितना मनी दिया जाता है। जैसे कि मैंने अगर आपको 100 रुपये दिया है तो वो आपकी वेज होगी। अगर मैं आपको 100 रुपये पर मंथ देता हूँ 100 रुपीज़ पर मंथ फॉर एनी वर्क, सो वो आपकी वेज होगी। लेकिन जो चीज़ है क्वांटिटी ऑफ गुड्स, पर्टिकुलरली जो फूड है, कितना आप खरीद सकते हो उन 100 रुपीज़ से, देट इज़ नोन एज द रियल वेज। जैसे कि बोल देते हैं बाई चांस इंडिया में महंगाई, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई कि आप कुछ भी नहीं खरीद पाए उस 100 रुपीज़ से। जो 100 रुपीज़ है वो इसेंशली यूजलेस है। बोल देते हैं अगर आपको वीट खरीदनी है, वीट 1 किलोग्राम ऑफ वीट खरीदनी है तो उसके लिए आपको 200 रुपीज़ चाहिए, लेकिन मैंने आपको बस 100 रुपीज़ दिए, तो ऑल्दो आपकी वेज तो 100 रुपीज़ होगी, लेकिन उस वेज से आप कुछ खरीद नहीं पाओगे, आप खाने नहीं खरीद पाओगे उस वेज से। सो जो रियल वेज है इट इज़ द वेज दैट रिफ्लेक्ट्स द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स विच द वेज विल एक्चुअली बाय। उस वेज से आप कितना खाना या कितना सामान, कोई भी टाइप का सामान हो सकता है, गुड्स या सर्विसेज, कोई भी टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज होती है, लेकिन प्राइमरली खाना यूज़ किया जाता है। सो इट रिफ्लेक्ट्स द क्वांटिटी ऑफ गुड विच द वेजेस विल एक्चुअली बाय। अगर आप कुछ भी नहीं खरीद पाओगे अपने पैसे से तो फायदा ही क्या आएगा? सो दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय द रियल वेजेस। एंड नाउ ऐसे ही ये पूरी वीडियो ख़त्म हो जाती है। हम सेक्शन बी और सी को करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय।